आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशनल बायोलॉजी या इवोल्यूशन हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। मतलब इस अर्थ पे लाइफ फॉर्म यानी कि जो हम टुडे एट प्रेजेंट जो लाइफ फॉर्म्स देखते हैं, जो स्पीशीज़ देखते हैं, वो कैसे कैसे इस अर्थ पे आई और कैसे आज के टाइम पे जो दिखती हैं वैसी कितने टाइम में और किस प्रोसेस के थ्रू बनी, दैट ऑल वी विल स्टडी इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और वी कैन से इवोल्यूशन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हमें बताया गया है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो ये बिग बैंग थ्योरी क्या है और ये हमें क्या बताती है, लेट्स नो। सो ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये हमें बताती है टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये हमें बताती है एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसको मतलब हम फिजिकल टर्म्स में इमेजिन भी नहीं कर सकते, एंड द यूनिवर्स एक्सपेंडेड। और उसके बाद टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम कुछ टाइम बाद फॉर्म हुए, उसके बाद गैसेस का कंडेंसेशन हुआ ड्यू टू ग्रेविटी, एंड देन गैसेस के कंडेंसेशन के बाद गैलेक्सीज जो हमें प्रेजेंट डे यूनिवर्स में दिखती हैं वो सारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई। और इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट, यानी कि अर्थ का जो ओरिजिन है वो बताया जाता है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले का। उस टाइम पे अर्थ मतलब अर्ली अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज होते थे फ्रॉम दी मॉल्टन मास जो कि अर्थ के सरफेस को उस टाइम पे कवर कर रखा था। उसके बाद जो यूवी रेज थी जो सन से आती थी दे ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर जो लाइटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या लाइटर हाइड्रोजन एटम्स थे वो एस्केप कर जाते थे, एंड उसके बाद जो बचा हुआ ऑक्सीजन था वो अमोनिया के साथ कंबाइन होकर एंड मीथेन के साथ कंबाइन होकर वाटर, CO2 एंड बाकी सारी चीज़ें बनाता था। तो ये था उस टाइम पे जो केमिकल रिएक्शंस एंड सारी चीज़ें थी वो। और उस टाइम ओजोन लेयर धीरे धीरे फॉर्म हो रही थी। जैसे जैसे टेम्परेचर कूल होना शुरू हुआ तो वाटर वेपर रेन की तरह फॉल होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से ओशंस फॉर्म हुए, यानी कि जो एक्सप्लोजन के बाद अर्थ के सरफेस पे कुछ डिप्रेशंस आ गए थे जो कि फिर रेन से फिल्ड अप हो गए एंड दे फॉर्म्ड ओशंस। उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को बताया जाता है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, एंड माना जाता है कि लाइफ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स पहले आई होगी इस अर्थ पे। उसके बाद हमें बताया गया है कुछ और ग्रीक थिंकर्स के बारे में कि उनकी जो नॉलेज थी वो हमें क्या क्या बताती है। अब ये जो एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब लाइफ फॉर्म कैसे आई, क्या ऊपर से आउटर स्पेस से आ गई या फिर कोई मैजिक हो गया या क्या हुआ। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये बाहर से आई थी, कहीं बाहर से आई थी लाइफ फॉर्म। और कुछ ग्रीक थिंकर्स, पहले के ग्रीक थिंकर्स ऐसा मानते थे कि एक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसको हम स्पोर कहते हैं। स्पोर ट्रांसफर हुए होंगे डिफरेंट प्लैनेट्स में इंक्लूडिंग अर्थ। उसके बाद काफ़ी टाइम तक इट वॉज ऑल्सो बिलीव कि लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड, मतलब डेड एंड डिकेइंग रोटिंग मैटर से लाइफ अराइज होती है, ऐसा काफ़ी टाइम तक माना गया। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि अपने आप ही लाइफ का ओरिजिन हो गया। दिस इज दिस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसके बाद लुईस पैस्चर आए जिन्होंने एक केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करे जिससे उन्होंने हमें बताया कि लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही अराइज हो सकती है। उन्होंने दिखाया कि एक प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क में अगर मतलब उसको अगर पूरा कवर कर दिया जाए तो कोई भी लाइफ नहीं आ पाएगी, और अगर उसको हमने ओपन टू एयर कर दिया तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज होना शुरू हो गए हैं। सो द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी इस टाइम पे डिसमिस कर दी गई थी क्योंकि लुईस पैस्चर ने हमें बता दिया कि प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से एग्जिस्ट करने वाले लाइफ फॉर्म से ही न्यू लाइफ अराइज होती है। सो ये जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था दैट वाज रिजेक्टेड। उसके बाद आते हैं रशिया के और इंग्लैंड के साइंटिस्ट। रशिया के साइंटिस्ट थे ओपेरन एंड इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे हेल्डन। तो ओपेरन और हेल्डन ने क्या किया, सबसे पहले बताया कि लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि इन्होंने हमें बताया कि लाइफ एक प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी आ सकती है, मतलब लिविंग से तो आ सकती है लेकिन नॉन लिविंग से भी मतलब लाइफ फॉर्म आ सकती है। नॉन लिविंग जैसे कि RNA, प्रोटीन, इन सब से भी लाइफ फॉर्म एक नई लाइफ फॉर्म अराइज हो सकती है, एंड लाइफ का जो फॉर्मेशन है वो केमिकल इवोल्यूशन के वजह से हुआ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा माना जाता था ओपेरन एंड हेल्डन के थ्रू। अब उस टाइम पे जो कंडीशंस थी अर्थ की वो थी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जिसमें CH4, NH3 ऐसे कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते थे। तो 1953 में SL मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ सिमिलर कंडीशंस लेबोरेटरी में प्रिपेयर करी, जैसा कि कंडीशंस उस टाइम पे अर्थ पे होंगी वैसे ही कुछ सिमिलर कंडीशंस उन्होंने प्रिपेयर करी। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग CH4, उसमें क्या कहते हैं CH4H2NH3, ये कुछ केमिकल्स एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, ये सारी चीज़ें थी उस फ्लास्क के अंदर की कंडीशंस। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये सारी कंडीशंस के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया भाई। उसके बाद सिमिलर एक्सपेरिमेंट में बाकी लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि शुगर का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोजन बेसिस बन गए, पिगमेंट्स बन गए, फैट्स बन गए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो पहले हमें केमिकल इवोल्यूशन की बात बताई थी ना, ये हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हाँ होगा कुछ केमिकल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज, मतलब पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल लाइफ का कैसे बना हमें नहीं पता। तो सबसे पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा ऐसा माना जाता है 3 बिलियन साल पहले। तो 3 बिलियन ईयर्स पहले पहली नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म अराइज हुई थी। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं लाइक RNA, प्रोटीन, एंड these capsules reproduce their molecules perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago, मतलब नॉन सेलुलर लाइफ तो ओरिजिनेट हो गई ऐसा मान लिया, पर जो पहली सेलुलर लाइफ थी वो 2000 मिलियन साल पहले मानी जाती है। देयर वर प्रोबेबली सिंगल सेल, सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बने होंगे। उसके बाद वाटर के एनवायरनमेंट में ही आगे जाके ग्रोथ हुई एंड सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर और फिर और जेंट मॉलिक्यूल्स एंड और जेंट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ होगा ऐसा माना जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से लाइफ अराइज हुई थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेज, ये काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं।
नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी कि एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। वो थ्योरी हमें 3 कंडीशंस यानी कि 3 बातें बताती है। सबसे पहले कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या मतलब स्पीशीज या टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। सबसे पहले ये कहती है हमसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कि आज के टाइम पे जो हमें लाइफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं एज इट इज़ पहले भी होंगे। और दूसरी बात ये कहती है कि डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज दी सेम, मतलब जब से ओरिजिन हुआ है लाइफ का तब से सेम डाइवर्सिटी है जैसा कि हमें आज के टाइम पे देखने को मिलता है। और थर्ड है कि अर्थ 4000 साल पुरानी है। ये 3 कंडीशन या ये 3 स्टेटमेंट हमें बताती है द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये जो आइडियाज़ हैं इनको 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि एक HMS बीगल शिप थी जिसके थ्रू एक ऑब्जर्वेशन ली गई कि चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल शिप थी उनकी, उसके थ्रू उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली एंड पता करा कि द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। मतलब आज के टाइम पे जो लिविंग फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं वो आपस में तो सिमिलैरिटीज़ और वेरिएशंस दिखाती हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स, जो लाइफ फॉर्म्स थी, उनसे भी कुछ सिमिलैरिटीज़ एंड उनसे भी कुछ वेरिएशंस वो शो करती हैं। एंड इवन ऐसी स्पीशीज़ के साथ भी जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उनके साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज़ एंड कुछ डिफरेंसेस दे शो। अब उन्होंने एक और बात बोली कि जो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करता है स्पीशीज़, जो ज़्यादा फिट हो, वही आगे जाके उसकी स्पीशीज़ मल्टीप्लाई करती है एंड आगे जाके उसका सर्वाइवल का चांसेस ज़्यादा होता है। सो द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट है वही स्पीशीज़ आगे जाके सर्वाइव कर सकती है, ऐसा डार्विन का मानना था। तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक स्पीशीज़ को एक नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, वो दूसरे के अगेंस्ट जा सकती हैं। जैसे एक स्पीशीज़ को तो हेल्प कर रही हैं, दूसरी स्पीशीज़ को हेल्प नहीं कर रही हैं, फिर उसको अगेंस्ट में ले जा रही हैं। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अब इस चीज़ को डार्विन ने बोला नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर उसी को सेलेक्ट करता है टू ब्रीड एंड टू कंटिन्यू द हिज और हर स्पीशीज़ जो कि रिप्रोडक्टिवली फिट हो, जो नेचर के हिसाब से फिट हो, ऐसा माना जाता था डार्विन के हिसाब से। एंड एट द सेम टाइम हमें एक और चीज़ याद रखनी होगी कि एल्फ्रेड वेलेक एक नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने मलाय आर्चिपेलागो पे वर्क किया था और सिमिलर कंक्लूजन उन्हें भी मिला जो कि डार्विन को मिला। डार्विन ने देखा, क्या देखा डार्विन ने 2 कंडीशंस देखी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यानी कि जब फैक्ट्रीज बन गई उससे पहले की कंडीशन और उसके बाद की कंडीशन। तो उससे पहले की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि कुछ मौत होते हैं जो कि हमारे ट्री ट्रंक पे आ जाते हैं। तो पहले क्या था कि वो उन पे मतलब ट्री ट्रंक पे कैमोफ्लेज कर पा रहे थे, अपने आप को हाइड कर पा रहे थे अपने प्रीडेटर या अपने शिकार से, ठीक है, शिकारी से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि उनके जो ट्री ट्रंक था उसका कलर चेंज हो गया, तो इसीलिए वो अपने विंग्स को वो अपनी बॉडी को कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे एंड वो फिर अपने आप को बचा नहीं पा रहे अपने शिकारी से। सो दिस वाज दी ऑब्जर्वेशन जो कि डार्विन ने देखी। कुछ ऐसी ही ऑब्जर्वेशन आर्चिपेलागो पे एल्फ्रेड वेलेक ने देखी। तो सारी की सारी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, ऐसा माना जाता था। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। कंक्लूजन हम ये देख सकते हैं कि अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, नॉट 1000 ऑफ ईयर्स, जैसा कि पहले के लोग मानते थे कि बस कुछ 1000 साल पुरानी है, नहीं, बट इट इज़ बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ एविडेंसेस पढ़ेंगे और आगे इस चैप्टर को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।